डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और मैं पंजाब के रूपनगर शहर का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ाई करने के लिए इस समय चंडीगढ़ में हूँ। पहले तो मैं अप डाउन कर रहा था, यानी कि रूपनगर से चंडीगढ़, और यहाँ के कॉलेज में पढ़ रहा, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्च हो रहा था। रुपए भी जा रहे थे, समय भी जा रहा था। आने जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता, घूमने फिरने का समय मिलता ही नहीं। दोस्तों के साथ कॉलेज में तो बहुत मस्ती करता, लेकिन सुबह कॉलेज तक पहुंचने में भी बहुत समय लग जाता, फिर कॉलेज से घर आने में भी शरीर थक जाता। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं चंडीगढ़ में रहना शुरू कर दूं। वहां किराए का एक कमरा ले लूंगा, उसके बाद कॉलेज से आना कॉलेज से जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मेरे पिता कह रहे थे तो वहां पर रहना शुरू हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा, कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा उसके बाद काबू में नहीं आएगा। अपने पिता को समझाने में मुझे 3 महीने लग गए थे, लेकिन मेरे पिता मान गए। वो कहने लगे थे मैं बार बार चंडीगढ़ आया करूंगा, कभी कभी छिप कर आ जाया करूंगा। देख, अगर तूने एक गलती की उसके बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरे पिता मुझे समझाना चाहते थे, बिगड़ने से रोकना चाहते थे, और मैं भी उनकी कद्र करता था। मैं यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाला, और अगर बनाई भी पता नहीं लगने दूंगा, ये मैंने सोचा हुआ था। और मेरे पिता ये भी जानते थे मुझे लड़कियां जल्दी पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा चूजी हूँ। ज़्यादातर तो मेरे झगड़े लड़कियों के साथ रहा करते थे। स्कूल के टाइम से ही मुझे कोई लड़की उस समय अच्छी लगी ही नहीं। जो अच्छी लगी वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मेरा दिल टूटा टूटा सा रह गया। उसके बाद मैं जब कॉलेज में लगा, यहाँ पर कई लड़कियाँ थी जो मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन अब हिम्मत नहीं थी उनसे बात करने की। चलो कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब ज़रा कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर ये सोचकर आया था मेरी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण चलेगी और आगे जाकर अच्छा काम मिलेगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी कैसे बदली मुझे खुद पता नहीं चला। जब मैं रूपनगर में था, 9 साल का था, उस समय मेरी ज़िंदगी में एक अजीब घटना हुई थी। मैं अपने घर से आगे वाले मोहल्ले में जैसे आम तोड़ने के लिए जाया करता था, और वहाँ आम तोड़ने के लिए एक बड़े घर के पीछे एक स्कूल था। वहाँ पर आम का पेड़ लगा हुआ, हम टीन वाली छत पर चढ़कर आम तोड़ा करते थे। कभी कभी तो मेरे दोस्त मानते नहीं, मैं अकेला जाता। एक बार ऐसे ही अंधेरा हो चुका, मुझे लगा था कुछ आम तोड़कर आता हूँ, दोस्त जब तक ग्राउंड में खेल रहे हैं वहाँ से आम तोड़कर वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन जब मैं उस टीन पर चढ़ा हुआ था, पास में एक पुराना घर था जो हमेशा बंद रहता था, नीचे ताला लगा हुआ, और मैंने देखा ऊपर एक औरत चढ़ी हुई, सफ़ेद कपड़ों में बूढ़ी औरत थी। मैं वहाँ आम तोड़ने की कोशिश कर रहा और वो मुझे पीछे से कहने लगी थी, ध्यान रखना, अगर टीन से गिरे ना, 1 मंजिल से नीचे गिरोगे, पतला सा शरीर है तुम्हारा, हड्डियाँ टूट जाएंगी। और मैं कह रहा था आंटी ऐसे नहीं टूटने वाली, पता नहीं कितनी बार यहाँ से मैं आम तोड़ चुका हूँ। इसके बाद वो कहने लगी, ऐसा करना 2 आम मेरे लिए भी तोड़ लेना, मुझे भी अच्छे लगेंगे, यहाँ खाने के लिए कम ही मिलता है। मैंने कहा आंटी नीचे तो ताला लगा हुआ है, आप छिप कर रहती हैं, चोरी करके तो नहीं रहती। वो कहने लगी, नहीं, मेरा बेटा शहर में काम करता है, बाहर से ताला लगा कर जाता है। ये उसने कह दिया था। आम तोड़े थे मैंने। जैसे ही वो दीवार फांदकर मैं उस औरत के पास आम देने के लिए गया, बड़ी खुश थी। उसने 2 आम बड़ी जल्दी खा लिए, जबकि कच्चे आम काफ़ी खट्टे होते हैं ना, फिर भी बड़ी जल्दी खा गई। फिर मुझसे कुछ बातें करने लगी थी, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो। इसके बाद मैं महसूस कर पा रहा था जैसे उसके आर पार देखा जा सकता था। सफ़ेद रंग की लग रही, लेकिन उसके आर पार पीछे वाला दरवाज़ा नज़र आ रहा। मैं कह रहा, आंटी आपके कपड़े कैसे हैं, अंदर दरवाज़ा सा दिख रहा। फिर वो दाईं तरफ हुई,
मुझे एहसास हुआ वो पूरी तरह से धुंधली है, जैसे जिंदा ना हो। एक पल के लिए मैं डर गया था। फिर वो आंटी कहने लगी, देखो घबराओ मत, ऐसे गिर मत जाना, आराम से दीवार फांद कर जाना। मैं जानती हूँ तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो। दीवार फांद कर मैं दूसरी तरफ खड़ा हो गया। मैं कहने लगा था, आप भूत हैं, आप भूत हैं, आप मार देंगी मुझे। वो आंटी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस तरह वहां से मैं भाग निकला था। जैसे ही अपने दोस्तों के पास गया, मैंने दोस्तों को ये बात बताई। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे थे, वहां सच में एक बूढ़ी औरत नजर आती है, वो भूत है। आस पड़ोस के लोग छत पर नहीं चढ़ते, कहते हैं भूत है, नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने कहा, मैं उसके पास बातें करके आ गया, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे दोस्त कहे जा रहे थे दोबारा मत जाना, लेकिन आम तोड़ने की तलब कुछ दिनों बाद हो गई। मैं वक्त का इंतजार भी नहीं कर पाया। लगभग 6 बजे वहां पर चढ़ा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ। 2 दोस्त थे मेरे साथ। पीछे से वो बूढ़ी औरत ने कहा था, 2 आम मेरे लिए भी तोड़ देना। जैसे ही ये बात उन दोस्तों ने सुनी, वो तो भाग निकले। मैं जल्दी से वो टीन वाली छत से ऊपर चढ़ना चाहता था। तभी उस औरत ने कहा, ध्यान से गिर मत जाना, देखो चोट लग जाएगी तुम्हें, मैं कह रही हूँ। वो बहुत करीब थी। मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त कह रहे, भाग भाग, मार देगी। वो बूढ़ी औरत ने कहा, मैं क्यों मारूंगी, मेरा तुम्हारी उम्र का पोता होगा अब, बहुत समय से उसे देखा नहीं, बड़ा डर लगता रहता है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं हुई होगी, एक बार देखने को मिल जाए। मैं तब उस औरत से कह रहा था, देखिए सब आपसे बहुत डरते हैं, कहते हैं आप भूत हैं, आप मार डालेंगी। उसने कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नहीं पहुंचाया, तुम किसी से पूछ लो। अगर तुम्हें डर लगता है मेरे ज्यादा करीब मत आना, वहीं से कुछ आम फेंक दिया करना, तुमसे बात कर पाती हूँ, बाकी तो डर कर भाग जाते हैं। रात को यहाँ मैं कुछ लोगों को नजर आती हूँ, बाकियों को जैसे नजर नहीं आती। कोई बात नहीं, अगर तुम पास नहीं आना चाहते दूर ही रहना। इस तरह लगभग 1-2 महीने तक मैं वहां पर आम तोड़ने के लिए जाता। वक्त ज़्यादा हो जाता, ट्यूशन से लेट होता तो वहाँ पर मैं आम तोड़ता। वो बूढ़ी औरत मुझे दिखती रही थी और मेरे घर में शिकायत आ गई थी। मैं वहाँ आम तोड़ने जाता हूँ और वहाँ वो भूत मुझे नजर आती है। मैं कई बार दीवार फांद कर उस छत तक भी जाता हूँ। मेरे माँ बाप ने कहा था तुम्हें कुछ हो जाएगा, भूत किसी के सगे नहीं होते। मैं उसके बाद 1 महीने वहाँ नहीं गया था। 1 महीने बाद जब मैं अकेला वहाँ छिपकर अंधेरे में गया था आम तोड़ने के लिए, आम तोड़ रहा। अंधेरा ज्यादा था, स्ट्रीट लाइट दूर वाली जल रही, ज्यादा नजर नहीं आ रहा। टीन वाली जो छत थी ना, वो जैसे ए के आकार की थी, एक तरफ सी थी, आगे की तरफ सी थी। वहां मैं काफी आगे गया, पीछे वाले आम तो तोड़ रखे थे। जैसे ही गलत जगह पर पैर पड़ा मेरा पैर फिसल गया। आम पक चुके थे तो पैर में मेरे आम आ गया, जिस कारण फिसलन बढ़ गई थी। मैं जल्दी से पास वाली उस दीवार को पकड़ना चाहता, हाथ फिसला। तभी उस बूढ़ी औरत ने मेरी बाजू पकड़ ली थी, जैसे मुझे खींचकर नीचे गिरने से बचाया और एक तरफ खींचकर दीवार से जैसे बिल्कुल पकड़ कर रखा। मैंने टांग फंसाई और मैं उस छत तक पहुंचा। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, पागल हो तुम, कितनी बार कहा है ज्यादा आगे मत बढ़ो, नीचे गिर जाओगे। मैं नीचे देख रहा, नीचे बहुत पत्थर थे। मैं गिरता, आज बहुत चोट लगती, शायद टांग टूट जाती। उसने मुझे बचाया था। इस तरह उससे कुछ बातें की थी, मुझे खुशी हुई। ये बात जब मैंने घर बताई थी, माँ बाप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा थी, कह रही ऐसा नहीं होता, भूत किसी को नहीं बचाते। उसके बाद दोबारा मैं वहां नहीं गया था, लेकिन मैंने देखा था वहां वो ताला खोला था, जैसे वहां पर रहने वाले वो वापिस आए थे। उस बूढ़ी औरत का पोता भी वहां मेरी उम्र का मुझसे बातें कर रहा कि यहाँ ग्राउंड है, मैं यहाँ नया आया हूँ। उसे देखकर खुशी हुई। कुछ समय बाद मैं दोबारा वहाँ आम तोड़ने के लिए गया था। लगभग 10 महीने बाद दोबारा कभी उस बूढ़ी औरत को देखा नहीं गया। शायद वो खुश होकर, तृप्त होकर वहाँ से चली गई थी। ये पहली बार था जब मैंने किसी भूत से सामना किया था। उसके बाद जब मैं 14 साल का था, हमारे गाँव में पेड़ के नीचे एक प्रेत नजर आता था। सब डरते थे। मैं वहाँ रुका था, उससे बातें की थी। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो गुस्सैल था। जब गुस्सा करता, नोचने की कोशिश करता। मैं उसके बाद उसके सामने खड़ा हो जाता और कहता, पेड़ काट दूंगा, तू खत्म हो जाएगा। वो डर जाता।
इस तरह दूसरी बार एक प्रेत का सामना किया था। डर खत्म हो चुका था। भूतों से डर बिल्कुल नहीं लगता था। 16 साल की उम्र में मैं जब नाना जी के पास गया था, साथ वाले घर में लोगों को परछाइयाँ नजर आती थी। मैं पीछे वाली खिड़की से अंदर चला गया था। वो परछाइयाँ एक लड़की की थी। वो 6 साल की लड़की जो यहाँ 5 साल पहले मरी थी, उसकी आत्मा थी। वहाँ पर मैंने कुछ सामान रखा पूजा पाठ का। वो परछाई दोबारा उस घर में नजर नहीं आई। कुछ बातें की थी मैंने उससे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारती थी। उसको तृप्ति भी मिल गई। डर मेरा पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये बात रही मेरे बचपन की। अब मैं चंडीगढ़ के कॉलेज में पढ़ने लगा था। यहाँ के खरड़ वाले इलाके में एक घर किराए पर भी ले लिया था। यहाँ से मैं कॉलेज जाया करता था। यहाँ मोहाली वाली तरफ मैंने एक घर किराए पर ले लिया था। आसपास के कुछ घर बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, लेकिन मुझे ये घर पसंद आया था। यहाँ पर आसपास रात के वक्त घूमने में मज़ा बहुत आता था। भीड़ बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह से शांति। बाद में मुझे पता लगा यहाँ लोगों को 3-4 महीने से एक आत्मा नजर आ रही है। लोग दुबक जाते हैं अपने घर में, डर जाते हैं। और ये बात जैसे ही मुझे पता लगी, मैंने सोचा रात को मैं घूमूंगा। कितने बजे वो आत्मा नजर आती है? 10 बजे से 12 बजे के करीब। लोग वहाँ बिल्कुल नहीं जाते। मैं गया उस सुनसान सड़क पर, देखना चाहता था भूत है, प्रेत है, क्या है। ऐसी शक्तियों से मैं डरता नहीं था। एक बात मैं सीख गया था, जैसे कहानियों में बताया जाता है ना, आप उस जगह गए, वो प्रेत आपको मार देता है। असल में ऐसा नहीं होता। ऐसी जो शक्तियां होती हैं ना, वो भी भटक रही होती हैं। वो सीधा आप पर हमला नहीं करती। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तब हमला करती हैं। मैंने सोचा 10 बजे घूम कर आऊँगा। वैसे भी मुझे 11 बजे तक तो बिल्कुल नींद नहीं आती, और 12 बजे तक कई बार मैं सोने की कोशिश करता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। घूम कर आऊँगा तो थोड़ा थक भी जाऊँगा, इसीलिए मैं उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। कई कच्चे मकान थे वहाँ पर, कई नए बन रहे घर थे। वहाँ मैं घूमने के लिए काफ़ी आगे की तरफ चल पड़ा। आगे कुछ ऐसे प्लॉट थे जिनमें बड़े बड़े पेड़ लगाए गए थे। शायद वो पेड़ों की कटाई 5-6 साल बाद होती होगी। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, पत्ते ही पत्ते थे वहाँ पर। मैं चलकर जब जा रहा, कोई इंसान दूर दूर तक दिख नहीं रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कुछ काम कर रही, कुछ बिल्कुल काम नहीं कर रही। पास में ही एक गार्डन सा बना हुआ, जहाँ पत्ते ही पत्ते गिरे हुए, कुछ बच्चों के झूले लगे हुए थे, देखने में खराब से लग रहे। और मिट्टी को देखकर पहचान भी मैं कर पा रहा था। कभी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, शायद अब लोग नहीं कर रहे हैं। सुनने को मिला था ना, 3-4 महीने से कोई आत्मा वहां दिखती है, लोग डरकर भाग जाते हैं। ऐसी चीजों पर कोई यकीन भी नहीं करता। कंप्लेंट पुलिस में करेंगे कि आत्मा नजर आती है, पुलिस वाले तो भगा देंगे। इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं आत्मा दिखना बंद हो जाए, या वो बस एक भ्रम हो। लोग डरते जल्दी हैं। मैं डरा नहीं था। मैं उस पार्क में गया, वहां पर बैठ गया। स्ट्रीट लाइट कुछ जो काम कर रही, उसकी रोशनी वहां पर थी। तभी मुझे सड़क के करीब से चलकर आती एक लड़की दिखी। जैसे उसने लाल पीले से कपड़े पहन रखे। ऐसा लग रहा था जैसे एक पायजामा और ऊपर टी-शर्ट। बाल खुले थे, और चलकर जब वो जा रही, धुंधली धुंधली दिख रही, यानी उसके आर पार भी कुछ दिख रहा। थोड़ी थोड़ी धुंध सी जैसे जमीन पर आ गई। धुआं था या क्या था? ऐसा लग रहा जैसे उसकी आसपास की शक्ति उसे ऐसा दिखा रही है। मैं उसे देखने लगा, तभी उसकी नजर मेरी तरफ पड़ी। सफेद सी डरावनी सी आंखें थी उसकी। देखते ही मैंने पहचान लिया, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। मुझे देखते ही घूरने लगी। मैं डरा नहीं, उस झूले को अपनी टांग से थोड़ा थोड़ा हिलाने लगा था मैं। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे मुझे डराने के लिए मेरे करीब नहीं आई। मुझे लगा ये तो दूर जा रही है, चलो उसके पीछे चलता हूँ, देखता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं जल्दी भागकर उसके पीछे गया, मैंने पीछे से आवाज लगाई, देखो जरा सुनना। उसने पीछे मुड़कर गुर्राया। उसकी वो सफेद आंखें इतनी डरावनी थी ना, अगर मैं भूतों से पहले सामना नहीं कर चुका होता ना, घबरा कर भाग जाता। वो गुर्राई थी जैसे हमला करने वाली हो। मैं वहीं पर रुक गया और मैंने मजाक में कहा, अरे प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, छेड़ नहीं रहा हूँ, बस बात करनी है। वो घूरती रही और उसके बाद एकदम धुआं बनकर गायब हो गई।
मैं देखने लगा कहाँ है, गायब ही हो गई। कोई भी देखकर डर जाता, मैं डरा नहीं। अरे भाग गई, क्या हुआ इसे? शायद आसपास होनी चाहिए। जब कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत ऐसे गायब होता है ना, आसपास ही होता है, कुछ समय के लिए गायब होता है। मैंने देखा दूर जैसे धुएं की चादर सी थी, वहां पर गायब होकर पहुंची, सड़क पर आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैं भी भागकर उस तरफ हो गया। दूर नहीं जाना चाहता था उससे, करीब ही जाना चाहता था। भागते भागते उस धुएं के पास गया और फिर से कहने लगा, अरे देखो, वहां से गायब होकर यहाँ आ गई। तुम भागे क्यों जा रही हो? बस बात ही तो करना चाहता हूँ, गुस्सैल लगती हो तुम। वो भी गुस्से में बोल पड़ी थी, पागल तो नहीं, मरना चाहती हो? मारूं तुम्हें? मैंने कहा, मारोगे क्यों? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? बात करने के लिए मार दोगी? वो अब गुस्से में नहीं थी, घूरे जा रही थी और फिर कहने लगी, तुम पागल लगते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई लड़की नहीं हूं जिसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं प्रेत आत्मा हूं, मर चुकी हूं मैं, और मैं तुमसे चिपक जाऊंगी, मार डालूंगी तुम्हें। मैंने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, मार डालोगी, चिपक जाओगी, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैसे कोई साधारण इंसान अगर तुमसे पहले बात करता, मार डालती। ये सुनने के बाद वो कहने लगी, इसका मतलब तुम जानते हो मैं प्रेत आत्मा हूं, फिर भी मेरा पीछा कर रहे हो। क्या चाहते हो? या तो तुम मरना चाहते हो या मुझे कैद करना चाहते हो। मैंने कहा, मैं दोनों नहीं करना चाहता। तुम्हें कैद करके क्या करूंगा? तुम दिखने में अच्छी हो लेकिन प्रेत आत्मा हो, मैं तुमसे क्या करूंगा? और मरना कौन चाहता है? तुम मर चुकी हो, क्या तुम मरना चाहती थी? वो थोड़ी सी मायूस हुई, कहने लगी, नहीं, मरना तो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक मर कैसे गई वो मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम यहाँ भटक क्यों रही हो? कब से भटक रही हो? कितने साल हो गए हैं? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं पर आ सकती हूँ मैं कहीं और जाऊंगी तो मुसीबत हो सकती है। मैंने कहा, नहीं, ये जगह भी सही है, लेकिन क्या तुम किसी के घर में गई हो? वो पीछे वाले घर जो देख रही हो, क्या वहां पर तो नहीं गई? वहां लोगों को तो नहीं डराया? उसने कहा, कौन से घर? मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, यहाँ इस सड़क के आसपास मुझे अंधेरा नजर आता है। इंसानों वाली, जिंदा वाली दुनिया अलग होती है, ये दुनिया जहां पर मैं हूं ये अलग है। मरने के बाद एक प्रेत आत्मा अपना ज्यादा दूर का नहीं देख सकती। जैसे ही इस अंधेरे को पार करूंगी मैं कहीं और पहुंच जाऊंगी और वहां से भागना मुश्किल होगा। जैसे अलग अलग घर दिखते हैं, मैं इसके आसपास रहती हूँ, फिर अंधेरे में गुम। जैसे ये समय सही होता है कि मैं यहाँ पर पहुंच जाती हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, मैं पीछा नहीं कर रहा, मुझे बस पता लगा कि यहाँ प्रेत आत्मा नजर आती है। मैं पहले भी प्रेत आत्माओं से मिल चुका हूँ, जानता हूँ। मैं एक बूढ़ी औरत से मिला था, एक अजीब सी लड़की से भी मिल चुका हूँ, और अब तुम भी। मैं समझता हूँ प्रेत आत्माएं, भूत ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते जैसे लोग कहते हैं। फिर वो लड़की मेरे करीब आई और कहने लगी, क्या सच में तुम जानते हो? ये तो अच्छा है, फिर तुम कुछ मेरी मदद भी कर पाओगे, मुझ पर भी यकीन कर पाओगे। लेकिन धोखा मत देना, मुझे कैद करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश मत करना, ये मेरे लिए मुसीबत बन सकती है। मैंने उसको कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, कुछ बातें करूंगा। तुम्हें देखने में मैं लगता हूं कोई ऐसा जो तुम्हें कैद करने की कोशिश करे? वो ऊपर से लेकर मुझे नीचे तक देखने लगी, फिर कहने लगी, नहीं, वैसे एक प्रेत आत्मा और भूत को देखने के बाद कोई भी डर जाए, तुम डर नहीं रहे, मतलब तुम्हारा सामना हो चुका है, झूठ नहीं बोल रहे तुम। अब बताओ मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? मैंने कहा, बस बात करने के लिए। उसने कहा, ठीक है, बात करने के लिए तो बात करते हैं। फिर हम बातें करने लगे, मैं अपने बारे में बताने लगा, वो अपने बारे में बताने लगी, कैसे वो कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। उसके बाद जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हुई, उसकी सेहत खराब रहने लगी और फिर अचानक वो अंधेरे में पहुंच गई। वहां उस समय क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, बस ये जानती है वो मर चुकी है। कई बार वो काफी दूर निकल जाती है, ऐसी जगह जहां उसे मारने की कोशिश की जाती है, भगाने की कोशिश की जाती है। किसी घर में चली जाए तो वहां लोग भगवान की तस्वीरें या ऐसा कुछ करके उसे भगाने की कोशिश करते हैं। जब कोई ऐसी प्रेत आत्मा से नफरत करे तो प्रेत आत्मा उसे शक्ति में जलने लगती है, वहां से उसे दूर निकलना पड़ता है।
इसीलिए उसे भी एक सुनसान वीरान जगह की तलाश थी। यहाँ कम लोग आते हैं, जो भी आता है वो डरा कर भगा देती है ताकि अकेलापन उसे अच्छा लगे, कोई सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा उस पर कोई असर ना डाले। ऐसी जगह वो आया करती थी। इस तरह उससे जानकारी मिल रही और बातें मुझे भी करना अच्छा लग रहा। मैं ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाया था और यहाँ पर जैसे उससे बातें करना मुझे बहुत पसंद आ रहा। सच कहूँ तो जैसे कोई लड़की पहली बार मिली थी जिससे मैं इतनी बातें कर पाया था, वरना मेरी क्लास की जितनी भी लड़कियां थी ना, वो मर्दों की तरह चेहरे बनाकर रखती थी, लड़ाकू, भयंकर सी। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। अगर सच कहूँ ये मरी हुई ना होती ना, मैं ये मौका कभी ना गंवाता, इसे अच्छा दोस्त बनाता और अगर ये गर्लफ्रेंड बन जाती फिर तो कमाल हो जाती। लेकिन ये तो प्रेत आत्मा है और प्रेत आत्मा आपकी सिर्फ दोस्त बन सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद चली जाएगी किसी दिन उस दुनिया में, यहाँ से पार। इसीलिए बस बातों से मैं अपना मन बहला रहा था, उसके बारे में जानता रहा। वो भी मुझसे बातें करना पसंद कर रही थी, काफ़ी समय से अकेली थी। इस तरह से मुझसे बातें करती रही, मैं उससे बातें करता रहा, उसके बारे में जानकारी लेता रहा। वो बता रही थी उसका घर कैसा है, वहाँ पर वो रहती है। उसने बताया कि उसका घर कैसा है, वहाँ पर वो रहा करती थी। मैंने उसको कहा तुम घर जाकर दोबारा देखती क्यों नहीं? उसने कहा मैं एक बार उस घर में जा पाई। जैसे इस अंधेरी दुनिया में जब मैं सड़क से निकलूंगी ना, अंधेरा ही अंधेरा, फिर एक नया घर नजर आएगा, फिर वहाँ से आगे अंधेरा ही अंधेरा। मैं अपने घर में नहीं जा सकती। जैसे तुम्हारी ये सड़क जुड़ी है आगे घरों से, जिस दुनिया में मैं मरकर आ चुकी हूँ, यहाँ पर ऐसी दुनिया नहीं है। एक बार अपना घर दिखा था, खाली खाली सा, बहुत समय वहाँ पर रही थी। उसके बाद मुझे घर के बाहर कोई नजर आया, ये मेरे पिता थे। मैं भागी बाहर की तरफ, वो आगे निकल गए। उसके बाद पीछे मुझे वो घर ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई, ढूंढ नहीं पाई। ऐसी ऐसी जगह गई जहाँ खतरा महसूस हुआ, फिर मैं इस जगह पर ही आने लगी। इसके बारे में मैं जानती हूँ, जाया करती थी मैं यहाँ। काफ़ी चलकर मुझे घर जाने का रास्ता भी याद है। मैंने कहा तुम अपने घर के बारे में बताओ, मैं वहाँ जाकर आता हूँ। उसने कहा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, अब मैं मर चुकी हूँ ना, बेवजह मेरे माता पिता को याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बातों में मायूसी थी। समय काफ़ी होने लगा। उसके बाद मैंने कहा मुझे घर जाना होगा, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कल तुम यहीं पर मिलोगी ना? उसने कहा कल मुझे नहीं पता, यहाँ समय का कोई पता नहीं लगता। जैसे मैं अंधेरे में भटकती हूँ, जब ये रास्ता मुझे दिखे इसके आसपास रहती हूँ, फिर यहाँ आ जाती हूँ। जैसे यहाँ से यादें जुड़ी हैं तो मुझे खींच लेती हैं। समय का मुझे नहीं पता, तुम आ जाना, कोशिश करूँगी यहाँ आने की। मैं अगले दिन कॉलेज में गया था। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, दोस्तों ने बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन मैं उस लड़की से मिलना चाहता था। क्या करता, कोई दोस्त बनी थी तो मन सा लगने लगा था। प्रेत आत्मा से ही जैसे लगाव कर बैठा था। वो रात जैसे ही मैं उसके पास गया, वहाँ पहले वो नज़र नहीं आ रही। 11 बजे मैं अकेला बैठा था। मुझे वहाँ जाते वक्त कुछ लोगों ने रोका भी था, अंधेरे में वहाँ मत जाओ, वहाँ प्रेत आत्मा नजर आती है। मैंने कहा मैं शक्तियों वाला हूँ, डरता नहीं, ये कहकर आ गया था। उसके बाद 11 बजे वो लड़की वहाँ नजर आई। मुझे देखते ही भागती हुई मेरी तरफ आई। मुझे लगा मारने के लिए आ रही है। हंसती हंसती करीब आकर बैठी और कहने लगी मैं सही समय पर आ गई ना, तुम अभी आए होगे? मैंने कहा मैं 15-20 मिनट से बैठा हूँ, अब जाकर तुम नजर आई हो। उसने पहले तो मुझसे माफ़ी मांगी, फिर कहने लगी कोई बात नहीं, समय पर तुम भी आ गए, मैं अब यहाँ आ जाया करूँगी। कोई तो मिला ना जिससे बात कर पाऊँगी और शायद इसका तुम्हें कोई फ़ायदा हो या मुझे भी कोई फ़ायदा हो। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम एक भटकती हुई आत्मा हो, क्या मैं तुम्हें ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से तृप्ति दे दूँ, या कह सकते हैं आत्मा को शांति मिल जाए, फिर तुम नया जन्म ले लोगी? तुम भटकती हुई आत्मा हो ना। उसने कहा अगर ऐसा कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे आज़ाद कर दो। मैंने कहा किसी तांत्रिक को लेकर आऊँ तो यहाँ झाड़ फूक करेगा, किसी पुजारी को, यहाँ झाड़ फूक होगी, इससे तुम आज़ाद हो जाओ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तांत्रिक के बारे में मैं जानती हूँ। जैसे मैं शमशान घाट में भी गई थी अंधेरे को चीरती हुई, वहाँ कई मेरे जैसे भूत प्रेत थे, लेकिन एक तांत्रिक के कब्जे में। मैं जब वहाँ गई उसकी आंखें खुली की खुली थी, भागा था मेरे पीछे, मैं अंधेरे में लोप हो गई। वो मुझे पकड़ना चाहता था, मुझे
जैसे मेरी आत्मा को शांति नहीं देना चाहता था, मुझे कैद करना चाहता था। वो प्रेत आत्माएं जो उसके कैद में थी कह रही थी मुझे भागो भागो। उन्होंने भगा दिया तो मैं बच गई। डरती हूँ ऐसा कोई ना मिल जाए जो मुझे कैद कर ले। अब प्रेत आत्मा हूँ, कोई कैद कर लेगा, पता नहीं मुझसे क्या करवाए, इसीलिए बस यहीं आती हूँ। जब तक मुझे शांति नहीं मिलती मैं समझ नहीं पा रही। मेरे जैसे और कुछ नजर आते हैं, मैं डर कर भाग जाती हूँ, लेकिन यहाँ से कब मैं निकलूंगी? आखिर ये प्रेत आत्मा योनि से कब निकलूंगी? कैसे मुझे शांति मिलेगी और शायद मुझे अगला जन्म भी मिले? ये तो खत्म हो गई दुनिया मेरे लिए। उसकी मायूसी को दूर करने के लिए वहाँ उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगा, अपनी कहानी बताने लगा। ऐसे आज क्लास में ये सब हुआ। वो मेरी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश। कह रही थी, दिखने में तुम अच्छे हो, ठीक ठाक लगते हो, कोई दोस्त नहीं बनाई, कोई गर्लफ्रेंड? मैंने कहा नहीं, अभी मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, यहाँ रहना शुरू हुआ है। अब वहाँ तो कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं। मेरी क्लास की लड़कियाँ मूँछों वाली थी, अब मूँछें निकली हुई, उन्हें कौन पसंद करेगा? यहाँ अच्छी लड़कियाँ हैं लेकिन भाव बहुत खाती हैं। अब चंडीगढ़ की लड़कियाँ इतना भाव खाती हैं, खुद को ये समझती हैं जैसे पता नहीं क्या हैं, इसीलिए बात करना मुझे पसंद नहीं। तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारे जैसी कोई मिली होती फिर शायद बात बन जाती। कितने प्यार से बात करती हो। अब जिस बैच में मैं हूँ वहाँ तो लड़कियाँ खुद को हूर परी समझती हैं, भले ही आंखें उनकी मेंढक जैसी हैं, लेकिन खुद को समझती ऐश्वर्या राय हैं। वो हंसने लगी। पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। काफ़ी समय हंसती रही, फिर कहने लगी, अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? मैंने कॉलेज का नाम बताया। मैंने कहा तुम किस कॉलेज में पढ़ने वाली थी या पढ़ रही थी? उसने अपने कॉलेज का नाम बताया। मैंने कहा अच्छा पीयू में, तो वहाँ कौन सी क्लास में थी, यानी कौन सा साल, कुछ याद है तुम्हें? उसने अपना साल बताया। मैंने कहा ये तो यही वाला साल है, यानी तुम अभी अभी मरी हो? उसने कहा अभी अभी मुझे कुछ याद नहीं रहता, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ, वही साल चल रहा है। मैंने कहा हाँ यही साल चल रहा है, यानी तुम्हें मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ तुम्हारा घर कौन सा है बताओ, मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। बहाने से ऐसा नहीं करूँगा कि तुम्हारी याद दिलाऊँगा, पता तो करूँ तुम्हारी मौत कैसे हुई। जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता वो जानने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, जो बुरी बातें होंगी मैं नहीं बताऊँगा, अच्छी होंगी तुम्हें बताऊँगा। तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारे पिता कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, जिनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाऊँ मैं करने की कोशिश करूँगा। वो मेरी आंखों में देखने लगी थी बड़ी खुश होकर। क्या तुम ये करोगे मेरे लिए? मैंने कहा हाँ, वैसे भी फ्री होता हूँ, आगे 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, ये काम कर लूँगा। वैसे भी बाइक उठाकर मैं गेड़ी मारने के लिए निकलता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। अब चंडीगढ़ में कई जगह घूमता रहता हूँ, मोहाली में भी घूमता रहता हूँ। ऐसा करूँगा ना, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ घुमाऊँगा, पास में तो है, वहाँ देखूँगा तुम्हारे बारे में कुछ पता चल जाए। कोई कहानियाँ किस्से तुम्हारे होंगे जो तुमने नहीं बताए। तुमने कहा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वहाँ से पता करके आऊँगा। उसने कहा नहीं था, पता कर लेना, मेरी एक भी बात झूठ निकली तो मुझसे आकर बात करना। अब उसने कह दिया था कि उसके बारे में पता लगा सकता हूँ। मुझे लगा ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी के बारे में जानना जिससे किसी को खुशी मिले। मैं हमेशा से अच्छा बनकर रहना चाहता था। अगर किसी की मदद का मौका मिले मैं गवाता नहीं था। इससे कोई अच्छे कर्म नहीं होते, बस दिल को जो तसल्ली मिलती है ना किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर, वो मुझे अच्छी लगा करती थी। तब मैंने जैसे उसके चेहरे पर एक उम्मीद देखी थी। वो प्रेत आत्मा थी, कोई उम्मीद नहीं बची थी उसकी, लेकिन अपने माँ बाप की जानकारी पाने की छोटी सी उम्मीद उसे बहुत खुश कर चुकी थी। शायद इससे उसे शांति मिले, वो प्रेत योनि से बाहर निकल जाए, आखिरी बार अपने माँ बाप की जानकारी पाकर। वहाँ 12 बजे तक उससे बातें करता रहा। उसकी बातें बड़ी अच्छी थी, मुझे उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही थी। सच बताऊं, मुझे वो भी काफ़ी पसंद थी। प्रेत आत्मा ना होती ना, अब तक मैं शायद उससे पूछ चुका होता क्या मेरी पक्की दोस्त बनोगी, या शायद जल्द ही उसे गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा होता। अभी कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसीलिए बस बातें करके ही मैं 12 बजे घर की तरफ निकला और कहा कल ज़रूर मिलना, कोशिश करूँगा। अब 1 दिन में पता लगा सकता हूँ या नहीं। किसी लड़की से बात की, तुम्हारी किसी सहेली से, ऐसा ना हो छेड़ रहा है कहकर मुझे पिटवा दे, तो कुछ समय लगेगा मुझे। उसने कहा कोई बात नहीं, समय लगता है तो लगने दो, कोई बात नहीं। मैं उसके बाद घर आया था। अगले दिन थी छुट्टी। दिन के वक्त यही काम करने वाला था। थोड़ा थोड़ा यहाँ गर्मी का माहौल था।
गर्मी में मैं बाहर ज़्यादा घूमता नहीं था। शाम के वक्त गेड़ियाँ लगाने के लिए चंडीगढ़ जाया करता था। लेकिन इस बार जैसे किसी की मदद का मौका मिला तो मैं बाइक उठाकर उसी तरफ जाने लगा। उसने रास्ता बताया था जहाँ से वो कॉलेज की तरफ जाती थी, उसके घर का वो इलाका, नाम बताया था उसने वो मोहल्ले का। मैं वहाँ घूम रहा, उस घर को ढूंढने की कोशिश कर रहा। 1 साल में वो पेंट भी बदला नहीं होगा, घर भी बिल्कुल वैसा होगा। 3 घंटे लगे थे वो मोहल्ले के अंदर ही वो घर को ढूंढने के लिए। इतनी बार वहाँ से निकला मैं, इतनी बार निकला, गली के कई लड़के शक की निगाह से मेरी ओर देखने लगे थे। उम्र में छोटे थे लेकिन मुझे खतरा महसूस हुआ। ऐसा ना लगे इन्हें कि मैं किसी लड़की को छेड़ने के लिए या मिलने के लिए यहाँ आ रहा हूँ। इसीलिए दोपहर तक दोबारा वहाँ नहीं गया। 3 बजे फिर से गेड़ियाँ लगाने लगा मैं घर के आसपास। मुझे लगा किसी लड़के को दोस्त बनाऊं। मैं एक जगह खड़ा हो गया। वहाँ एक किराना की दुकान थी। उस दुकान से कुछ चिप्स लिए। पास में खड़ा लड़का दिखा मुझे, उससे मैं बातें करने लगा। यार यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं, मैंने सुना था। प्रॉपर्टी डीलर, क्या नाम था, राजवीर, को ऐसा वैसा नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या यहाँ सच में घर मिल रहा है? बिकाऊ कौन सा है? वो कह रहा था हरे रंग का पेंट सा हुआ है, ढूंढ रहा हूँ मैं। वो लड़का मुझसे बातें करने लगा। यहाँ काफ़ी महंगी है ज़मीन, यहाँ पर आप खरीदना चाहोगे? बजट आपका कितना है? वैसे मेरे पापा भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ ऐसा काम वो कर लेते हैं। तब मैंने दिमाग लगाया और उसे कहा, वो यार आगे काले रंग का गेट है ना जो, वो वाला, मैंने सुना है वो घर बिकाऊ है। उसने कहा नहीं नहीं सर, वो बिकाऊ नहीं है भैया, वो जैसे बिकाऊ हो ही नहीं सकता, वैसे भी बेचारे मुसीबत में हैं। मैंने कहा अच्छा मुसीबत में है? मुझे सुनने को आया था उनकी लड़की की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो घर बेचना चाहते, कुछ ऐसा सुना था मैंने। वो कहने लगा मौत हो चुकी है, देखिए ऐसी बातें मत कीजिए, कोई लड़की मरी वरी नहीं है वहाँ। ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। वो लड़की तो कह रही थी वहीं पर रहती थी, उसके माँ बाप, नाम बताया था। मैंने उस लड़के को नाम भी बताया, उसके माँ बाप का। मैं कहने लगा ये उन्हीं का घर है ना? उसने कहा हाँ, उनकी लड़की की मौत नहीं हुई है। आप हैं कौन और इतना पूछताछ कर रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, जबकि वो तो घर बेच नहीं रहे। उसे मुझ पर शक होने लगा और मुझे भी कुछ जानकारी मिल गई थी। मैं जल्दी से वहाँ से खिसका। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे खतरा महसूस हुआ। फिर मैं रात के वक्त उस लड़की के पास गुस्से में, झूठ बोला तुम झूठ बोल रही हो, वो घर की रहने वाली हो ही नहीं तुमने सच नहीं बताया। उसने कहा मैंने सच बताया, मैं उसी घर में रहती थी, मैं उनकी बेटी हूँ, जैसे तुमने गलत इंसान से पूछा होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा उसकी बेटी की मौत हुई ही नहीं। तो तुम कौन हो, झूठ बोल रही हो तुम? उसने कहा नहीं, मैं वही हूँ, मेरा नाम प्रतिमा है। तुमने पूछा कि प्रतिमा जिंदा है या नहीं। मैंने कहा मैं प्रतिमा बोलता भाई पीटने लगते आस पड़ोस वाले, वो आवाज़ें लगा देता, शक कर रहा था। अब लड़की के बारे में इस तरह से गलियों में कोई पूछ रहा हो, पकड़कर कैसे पीटते हैं जानती हो ना तुम इतनी सुंदर हो, लड़के तुम्हारे पीछे आए तो होंगे, पिटवाए होंगे तुमने। तब वो थोड़ी मुस्कुराने लगी, फिर कहने लगी सच में ये भी मुसीबत है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए, कल पता करना। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे पूरी तरह से सच पता लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। मैं किसी ऐसी प्रेत आत्मा से बात करना नहीं चाहूँगा जो झूठ बोलती है। इस तरह से तुम खतरनाक साबित हो सकती हो। ऐसा ना हो झूठ बोलकर मुझे फंसा दो या कल मुझे मारने की कोशिश करो। रोती हुई उदास वहाँ से भाग कर गई थी। मेरी बात का जवाब नहीं दिया था उसने। मैंने आवाज़ें लगाई थी, प्रतिमा रुको, प्रतिमा। उसने एक भी जवाब नहीं दिया मेरी बात का, भागी वहाँ से। मैं भी मायूस लेकिन डरा हुआ भी। यकीन लायक नहीं थी वो। वैसे कई लड़कियां नहीं होती यकीन लायक, लेकिन मरने के बाद भी ऐसी हरकतें करती है लड़कियां, क्या पता। मैं अगले दिन सुबह सुबह उस तरफ निकला था, वो घर के आसपास। मैं सोच रहा था कैसे बात करूं, पता कैसे करूं, लेकिन उसकी जानकारी पानी थी। दोस्त थी मेरी, खतरा मोल लेने को तैयार। पास की ही एक दूध वाली दुकान पर मैं 2 किलो दूध खरीदने लगा। उसके बाद मैं उससे पूछने लगा, देखिए आपसे कुछ जानकारी पानी थी। वो लड़का ही था, फ़ोन पर किसी लड़की से बात कर रहा। मुझे लगा बस यही बहाना है, इससे मैं कुछ उगलवा लूँगा।
मैंने तभी मुस्कुराते हुए उसको कहा, देख भाई यार मेरी बात बना दे, अब थोड़ी सी जानकारी लेनी है, ऐसे गुस्सा तो नहीं करेगा ना। उसने कहा, नहीं भैया गुस्सा क्यों, 1 मिनट मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा अपनी दोस्त से फ़ोन काटने के बाद, बताइए भैया बताइए क्या बात है। मैंने कहा, यार वो घर, वहाँ पर लड़की है प्रतिमा, देख पहले मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, झगड़ा हो गया यार, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा यार, यहाँ ज़्यादा घूमूं तो फंसूंगा यार, कोई बात बनाने वाला हो जाए। तब वो काफ़ी मायूस सा हो गया और कहने लगा, अरे भैया बुरी खबर है आपके लिए। मैंने कहा, बुरी खबर? यार बुरी खबर क्या, वो प्रतिमा को कुछ हो तो नहीं गया, मरवर तो नहीं गई यार, मुझे पता नहीं लगा, किसी ने कहा था ऐसा कुछ। उसने कहा, भैया शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, ऐसी बुरी बात क्यों करते हो, प्रतिमा मरी नहीं है, जिंदा है। मैंने कहा, जिंदा है? अच्छा कहाँ है फिर, मैं कैसे मिल सकता हूँ, कब निकलती है? उसने कहा, सर यहाँ प्रतिमा नहीं रहती, जिंदा तो है लेकिन बेचारी मरी हुई ही है समझो, पता नहीं जैसे किसी सांप ने काटा था। वो 3 महीने हो चुके हैं, कोमा में है, अस्पताल में, वहीं पर जैसे पड़ी हुई है। परिवार वाले बेचारे बड़े दुखी हैं, काफ़ी खर्च हो चुका है, लेकिन वो कोमा में है, जैसे उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। डॉक्टर कह रहे हैं होश आ सकता है लेकिन चांस कम है, वो जहर का असर ना दिमाग पर हुआ, जैसे वो उठ नहीं रही। ये बात सुनते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं जान गया था आखिर क्या हुआ है प्रतिमा के साथ। वो भटकती हुई आत्मा जरूर है, शरीर मरा नहीं है। जैसे ये खुशी थी जो मेरे अंदर दौड़ गई, मैं जल्दी से घर गया था। इंतजार नहीं हुआ मुझसे। रात के 8 बजे मैं भागा अंधेरे में उस तरफ, वहां जाकर इंतजार करता रहा। मुझे प्रतिमा मिलने ही नहीं आई। 11 बजे एक कोने में खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। मैं भागकर उसके करीब गया, वहां से वो गायब, दूर दिखने लगी। दूर से मैंने आवाज लगाई, देखो मुझे माफ कर दो, कल गलती हो गई, लेकिन आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं ना, खुश हो जाओगी, यहीं पर छलांगे लगाने लगोगी। यकीन करो मेरा, मैं पूरा यकीन करता हूं, तुमने झूठ नहीं बोला, पता लगा कर आया हूं मैं। फिर मेरे करीब आई, कहने लगी, देखो तुम जिस तरह से कल मुझे बोल रहे थे ना, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, जो खबर मैं लेकर आया हूं ना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली। उसने कहा, बताओ। मैंने कहा, तुम मरी नहीं हो, जिंदा हो। उसने कहा, जिंदा हूं? मैं मरी नहीं हूं, क्या कहना चाहते हो? ये शरीर देखो, प्रेत आत्मा हूं मैं, बाकी भूतों को देखा है मैंने। मैंने कहा, बाकी भूत तब बनते हैं या प्रेत आत्मा तब बनते हैं जब मर जाते हैं। शरीर से आत्मा निकलने के बाद ऐसी दिखती है, लेकिन उनके शरीर खत्म हो चुके होते हैं। तुम्हारा शरीर जिंदा है, तुम्हारी मौत हुई नहीं है, तुम्हें एक सांप ने काटा था, याद करो। तब वो सोचने लगी, हाँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ थी, वो झाड़ियों में पता नहीं कुछ फेंकना चाहती थी कपड़े, हाँ वहाँ कुछ हुआ था मेरे साथ। मैंने कहा, सांप ने काटा था तुम्हें, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम बेहोश होने लगी, अस्पताल ले जाया गया तो जहर का असर दिमाग पर हुआ, तुम चली गई कोमा में। तुम्हारा शरीर जिंदा है, तुम्हारी आत्मा बाहर। चलो मेरे साथ, तुम अपने शरीर में चली जाओ, तुम जिंदा हो जाओगी। कमाल की बात है, जिंदा हो जाओगी। उसने कहा, हाँ जिंदा हो जाऊंगी, ऐसे हो जाऊंगी। अस्पताल, मैं ऐसे अस्पताल में पहुंची थी, लेकिन वहां से मैं भागी, भीड़ से डर लगता है मुझे। मैंने कहा, भीड़ से डर नहीं लगेगा, चलो मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैंने उसकी बाजू पकड़ी थी, खींचा था उसे, जैसे अंधेरे में थोड़ी दूर तक वो गई, फिर गायब, फिर उसी बेंच पर भागी मेरी तरफ। जैसे उस जगह से मैं उसे दूर ले जा नहीं पा रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, तुम्हें उस अस्पताल कैसे लेकर जाऊं, तुम्हें इस अंधेरे में वो अस्पताल का रास्ता ढूंढना होगा। उसने कहा, खतरा है, अगर कोई ऐसा मिला जिसने मुझे कब्जे में ले लिया तो। वो तांत्रिक इसीलिए मुझे कब्जाना चाहता था, शायद वो कुछ करना चाहता हो, मैं ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहती, मैं क्या करूं? मैं तब सोचता रहा। उसके बाद मैंने कहा, एक तरीका है, जो तुम याद करती हो, किसी से मिली हुई हो या किसी से कोई आकर्षण है, ऐसी चीजें तुम्हें बार बार नजर आती है ना, जैसे घर के आसपास तुम्हें महसूस होता है। मैं ऐसा करूंगा, तुम अंधेरे में रहना, किसी खास जगह मत जाना, ढूंढना, अंधेरे में ढूंढना, उस जगह मत जाना। मैं आवाजें लगाऊंगा, प्रतिमा, मैं आवाजें लगाता रहूंगा। तुम्हें जहां से आवाजें सुनाई दे, अस्पताल के जिस इलाके से आवाजें सुनाई दे, उस तरफ जाना। मैं प्रतिमा कहता रहूंगा, उस जगह आना,
शरीर तुम्हारा वहां होगा, वहां पर अपने शरीर में जाने की कोशिश करना। वो खुश हो गई। हाँ ये सही है, कई बार आवाज़ें सुनाई देती हैं, वहाँ से मैं दूर चली जाती हूँ, जैसे उस तांत्रिक के पास नहीं जाती। मैं गलती नहीं करना चाहती, ये तरीका सही है, बस वहाँ किसी ऐसे को आने मत देना। मैंने कहा नहीं आने दूंगा। फिर मैं सोचने लगा, लेकिन जहाँ तुम्हारा शरीर है वहाँ मैं ऐसे आवाज़ें लगाऊंगा, ज़्यादा ऊंची नहीं लगा सकता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप में, रिश्तेदार में कोई ना कोई तो वहाँ होगा। फिर ऐसे प्रतिमा प्रतिमा तुम्हारे पास खड़ा होकर आवाज़ें लगाऊंगा, 5 मिनट में पीट कर बाहर भगा देंगे। तुम बताओ क्या करूं? तब वो कहने लगी, तरीका तो एक है, लेकिन अगर मैं ठीक हो गई मुसीबत बहुत होगी। मैंने कहा क्या? तब मुझे उसने कहा कि देखो, मैंने बुआ जी से एक झूठ बोला था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। झूठ बोल दिया था मैंने, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे बहुत पसंद करता है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अच्छा तो है लेकिन मैं उसे ना करती जा रही हूँ। मैंने बुआ के सामने बेवजह शोखी मारी थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अगर तुम वहां जाओ, तुम ये कहो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, मैं तुम्हें पसंद करती थी, शायद तुम्हें मिलने का मौका मिले, और कोई चांस नहीं है, ऐसे अनजान को जाने नहीं देंगे, वो भरोसा नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ, थोड़ा तुम्हारे लिए पिट सकता हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुम ठीक हो गई ना, मेरा एहसान है तुम पर। उसने मुझे गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन वो एक प्रेत आत्मा थी, छू भी नहीं पाई। फिर मायूस सी, कोशिश करना मेरे लिए, तुम जो भी कर रहे हो सब एहसान ही तो है। मैं थोड़ा खुश हो गया, पता नहीं क्यों, जैसे अच्छा लग रहा था। कोई ऐसी प्रेत आत्मा मेरी दोस्त बनी जिसे शायद मैं ठीक कर सकता था। फिर वो प्रेत आत्मा नहीं रहेगी, लड़की बन जाएगी। और फिर मैं उसकी तरफ देखने लगा, कुछ देर देखता रहा। वो कहने लगी, घूर क्यों रहे हो? मैं कहने लगा, अगर तुम ठीक हो गई, दिखती खूबसूरत हो, अच्छी हो, मेरा कोई चांस है या नहीं? वैसे वहां जो मैं शोर मचाऊंगा ना, उसके बाद बातें तो चलेंगी हमारी। उसने कहा, देखो एहसान के बदले कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। फिर मैंने खुद को समझाया, ठीक है, अब जब ये जिंदा हो जाएगी, लड़की साधारण बनेगी, और साधारण लड़कियों के नखरे क्या करूं, चलो मदद कर दूंगा। भगवान कहते हैं जो मदद करते हैं अच्छा करता है, कोई बात नहीं, जो चाहे वैसा करे। मैं उस अस्पताल में अगली सुबह गया था। वहां मैं मिलना चाहता था प्रतिमा से। जैसे ही वहां पहुंचा, मुझे पता लग गया कि प्रतिमा के परिवार वाले वहीं हैं। किस्मत, बुआ भी वहीं पर थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उसके बाद मैं पूछने लगा। परिवार वाले मुझसे पूछने लगे, तुम कौन, कॉलेज में हो, मिलने के लिए आए हो? बाहर से देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते, दोस्त जा चुके हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। मैंने बुआ को ढूंढा कि बुआ जी कहाँ हैं, उनसे थोड़ा काम है मुझे। उसकी बुआ को एक तरफ लेकर गया और कहने लगा, देखिए सच बताना चाहता हूँ, इतने समय से डरा हुआ हूँ, कब से है ये कोमा में, मैं तो दूर गया था। बताया गया 2 या 3 महीने से यहाँ पर कोमा में है। जब से कोमा में है तब से शायद वो ग्राउंड में दिखने लगी है। मैंने कहा, देखिए आपको शायद बताया था प्रतिमा ने, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। देखिए मैं मरा जा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं अपनी नस काट लूँगा, मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है, कुछ भी करिए। वो कोमा में है ना, जान खतरे में है, आखिरी बार मुझे मौका दीजिए, मैं मर जाऊँगा वरना। देखो देखो ब्लेड लेकर आया हूँ, मैं मर जाऊँगा। उसकी बुआ घबरा गई, फिर मुझे कहने लगी, हाँ मुझे बताया था, तुम पागल हो, यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है ना, जो कॉन्शियसनेस होती है अंदर, इंसान जिंदा होता है कोमा में। अगर आप सब कोमा से उसे बाहर नहीं निकाल पाए, मैं कोशिश करूं। देखो मुझे बहुत पसंद करती थी, आपको सच नहीं बताया उसने, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, हम दोनों सच्चा प्यार करते थे, हमने जीने मरने की कसमें खाई थी। बुआ इमोशनल कहने लगी, शायद तुम वो कर पाओ। बुआ उसके बाद प्रतिमा के पिता के साथ लड़ने लगी, काफी झगड़ा हुआ, लेकिन उनकी जो मायूसी थी प्रतिमा को लेकर, वैसे भी वो मरा हुआ तो मान चुके। बुआ ने कहा, अगर वो अब भी उससे प्यार करता है, हो सकता है वो उसे जिंदा कर दे, कोशिश करने में क्या जाता है। डॉक्टर भी मना नहीं करते, कह रहे हैं कोई ऐसा जो उससे बात करे, जिसको देखकर जैसे उसके शरीर में जान आए, कोशिश कर सकते हैं। उसके माँ बाप मान गए। कमरे में मैं अकेला था। वो कह रहे, अगर तूने उसे छुआ तो बहुत पिटेगा। मैंने कहा, छूंगा नहीं, बस मुझे आवाज़ें लगानी है। उन्होंने कहा, आवाज़ें क्यों लगानी है? मैंने कहा, बस मैं उसे जगाना चाहता हूँ। कुर्सी पर बैठ गया।
उसके बाद वहां मैं देखने लगा, समय तो नहीं हुआ है। मैं काफ़ी समय इंतज़ार करता रहा, बैठा रहा, हल्की हल्की आवाज़ें लगाता रहा। फिर मैं बाहर जाते वक्त, मैं रात के वक्त आऊँगा, देखो अब मुझे देखने का मौका मिल रहा है। मैं जाने वाला नहीं, बार बार आऊँगा, यहाँ आऊँगा, आवाज़ें लगाऊँगा। रात को कहते हैं भगवान शक्ति देता है, शायद मैं उसे जगा डालूँ। उसके माँ बाप भी इमोशनल थे, बेटी को खो चुके थे। अगर कोई और कोशिश करना चाहता है, उन्होंने मना नहीं किया। मैं उसके बाद वापस आ गया। रात को 10 बजे जब पार्क में पहुंचा, वहां मुझे प्रतिमा दिखी। कहने लगी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें वहां होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें कहा था ना मिलकर जाऊंगा। मैंने इंतजाम कर लिया, आवाज़ें लगाऊंगा, मैं आवाज़ें लगाऊंगा और एक छोटा सा लॉकेट जिसमें ये ट्यून बजती है ना, वहाँ चलाऊंगा। पहचान करना, इसकी पहचान करना। वो मान गई। मैं अस्पताल में कमरे के अंदर, प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा, मैं यहाँ हूँ। प्रतिमा, मुझसे मिलने के लिए उठो, आओ प्रतिमा। मैं लगभग 2 घंटे आवाज़ें लगाता रहा, गला बैठने को हो गया था मेरा। परिवार वाले कह रहे रात को सबको जगाए हुए है, प्राइवेट रूम में थी लेकिन कोमा में। मुझे प्रतिमा की आत्मा नजर आई, प्रतिमा की आत्मा वहीं पर। मैंने बाहर से थोड़ा पर्दा लगा दिया, सो गए थे सब। वहां प्रतिमा की आत्मा, मैंने कहा घुसो घुसो, शरीर में घुसो, उठो उठो। उसने शरीर में घुसने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो शरीर में जा ही नहीं पा रही। हर कोशिश के बाद अपने शरीर में जाना उसके लिए असंभव। रोने लगी, नहीं जा पा रही, नहीं जा पा रही, मैं जिंदा नहीं हो सकती, मैं मर गई हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगा, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें जिंदा करने की कोशिश करूँगा, मैं वादा करता हूँ, चाहे मेरी जान खतरे में क्यों ना पड़ जाए। वो रो रही थी, बहुत मायूस। मैं रात के वक्त वहाँ से निकला था, अपने दोस्तों को रात को फ़ोन लगाने लगा, मुझे किसी बाबा के बारे में बताओ, किसी ऐसे जादूगर के बारे में बताओ, तांत्रिक, भूत प्रेत के निवारण करने वाले ऐसे लोगों के नाम बताओ। मुझे एक पुजारी जी के बारे में बताया गया, एक ऐसे मंदिर के पुजारी जी जो कॉलेज में शिक्षा भी देते थे ग्रंथों की। वो काफ़ी अच्छे हैं, उम्र 65 साल। मुझे लगा उनसे बात करनी चाहिए। रात के 3 बजे उनके घर पर दरवाज़ा खटखटा रहा। पुजारी जी थे, धार्मिक थे, लेकिन फिर भी गुस्से में, जैसे मुझे पीटने की कोशिश कर रहे। मैं पाँव पड़ गया, कहने लगा मुसीबत बड़ी है, किसी की जान बचा सकते हैं आप। इसीलिए थोड़ा शांत हुए। फिर मुझे घर के अंदर लेकर गए और कहने लगे बताओ। मैंने पहले तो उनसे जानना चाहा, देखो मैं बताऊंगा, आप उसका फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे ना? ऐसा ना हो आप कुछ गलत करें, कोई फ़ायदा नहीं उठाओगे, ये मैं पहले बता देता हूँ। मैं आपको 10,000 रुपये तक दे सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मत कीजिए, कोई आत्मा को कैद तो नहीं करोगे। मुझे पुजारी जी ने कहा था, वो देखो भगवान शिव का त्रिशूल नज़र आ रहा है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा अगर तूने दोबारा कुछ ऐसा कहा, वो त्रिशूल तेरी छाती में गड़ा दूंगा। मुझ पर शक कर रहा है? मैंने कहा माफ़ कर दो, मैं बस आपको कह रहा हूँ मुसीबत बड़ी है, किसी की जान बचा सकते हो, क्या आप बचाना चाहोगे? पुजारी जी ने कहा बताओ बताओ, मैं किसी की जान कैसे बचा सकता हूँ। मैंने पूरी बात बताई, मैं प्रेत आत्माओं को देख सकता हूँ, डरता नहीं। पुजारी जी खुश हुए, अच्छी बात है, यानी तुम भी ये काम सीख सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो प्रेत आत्मा को दूर करने के लिए। लोग डरते हैं लेकिन सामना किया जा सकता है। आगे मैंने फिर प्रतिमा की बात बताई, वो कोमा में है, आत्मा मुझे नजर आती है। तब पुजारी जी कहने लगे ये तो काफी मुश्किल वाली बात है, प्रेत आत्मा शरीर से निकलने के बाद आत्मा बनती है भटकती हुई, लेकिन अगर शरीर जिंदा है तो उसमें वो आत्मा को डाला जा सकता है, बस रास्ता दिखाना पड़ता है। मैंने कहा रास्ता दिखाया, मैं शरीर में आत्मा को लेकर गया, बीच में पड़ नहीं रही। तब पुजारी जी ने कहा ऐसे नहीं पड़ेगी, वो शरीर के जो चक्षु, दिमाग के चक्षु वो बंद हो चुके हैं, वो अब दोबारा आत्मा को उस शरीर में डालने के लायक नहीं है। किसी और को जिसका दिमाग उसके शरीर से जुड़ा है, वो आत्मा उसकी आत्मा को उसके अंदर डाल सकती है। ये तरीका काफी मुश्किल है, देखा है मैंने। साधु जो समाधि लगाते हैं जमीन के नीचे बैठे होते हैं, वो सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होते, जिंदा शरीर छोड़ना पड़ता है उन्हें, लेकिन वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे साधु ऐसा काम करते हैं, कहते हैं ना मरे हुए को जिंदा कर दिया, ये काम वो ऐसे करते हैं।
लेकिन अब तुम्हें ऐसा साधु नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा सालों लग जाएंगे, वो लड़की नहीं बचेगी। लेकिन अगर वो काम तुम कर पाओ, खतरा लोगे। शरीर से आत्मा कैसे निकालनी है मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम्हारे शरीर की आत्मा को निकालूंगा। खतरा बहुत होगा। तुम समझो एक प्रेत आत्मा बन जाओगे। ये प्रेत आत्मा जो जुड़ी है शरीर से, अभी अभी पूर्ण रूप से सिर्फ शक्ति से बाहर होगी। लेकिन वो लड़की की प्रेत आत्मा जो छूट चुकी है कोमा के कारण, यानी मौत का झटका मिला था उसे, वापस आत्मा को शरीर में डालना होगा। खतरा बड़ा है। अगर तुम्हारे शरीर को कुछ हुआ, मानो तुम भी प्रेत आत्मा। मैं घबरा गया। मैं कहने लगा, ये तो ज्यादा बड़ी मुसीबत है। तब पुजारी जी ने कहा, वो तो ठीक है, चेहरा भी देख रहा हूं तुम्हारा, मुसीबत उठा भी लोगे, माने हुए हो तुम। लेकिन वो लड़की तो अनजान है ना, तो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सच बताया तुमने? वो जानती थी लड़की? मैंने कहा नहीं जानती थी। तब पुजारी जी मुस्कुरा कर कहने लगे, सुंदर है दिखने में। मैंने कहा जी पुजारी जी। तब वो हंसते हंसते कहने लगे, प्यार में पड़ तो नहीं गए? ज्यादा पसंद तो नहीं आ गई जो मरने को तैयार हो? मैंने कहा पुजारी जी पता नहीं, जिंदा कर दूंगा फिर पूछेगी भी या नहीं, पता नहीं, आज का जमाना ऐसा ही है। आप छोड़िए, बस उसकी मदद करते हैं, देखते हैं, मैं रिस्क ले लेता हूं। मैं पुजारी जी को लेकर उस अस्पताल में गया। उसके माँ बाप ने पुजारी जी को अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पुजारी जी को अंदर जाने नहीं देंगे, कोई अनजान नहीं जा सकता। पुजारी जी के साथ में अस्पताल से बाहर पुजारी जी कह रहे, ये तो बड़ी मुसीबत है, ये तो बड़ी मुसीबत है, अब कुछ तो करना होगा। वहाँ शरीर के पास आत्मा को कैसे ले जाएंगे? कहाँ आती है वो लड़की? वहाँ बुलाओ, रास्ता लंबा होगा, तुम भी प्रेत आत्मा की तरह वहाँ पर क्या ढूंढ पाओगे उसे? रास्ते में ढूंढ पाओगे? मैंने कहा चलिए। मैं उस पार्क में पुजारी जी को ले जा चुका था। फिर अस्पताल में सीधा पहुंचा मैं उस कमरे में। उसके बाद प्रतिमा और उसकी आत्मा। मुझे समय कम मिला था, लेकिन वो आत्मा प्रतिमा की, मैंने कहा उसी पार्क में, मुझे अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तुम्हारी जो आत्मा को शरीर में डालने के लिए पुजारी जी चाहिए, लेकिन तुम्हारे घर वाले अंदर आने नहीं दे रहे। उसने कहा तो क्या करे? मैंने कहा पार्क में आना होगा तुम्हें, जल्दी करो, वो रास्ता तो तुम्हारे लिए आसान है ना। मैं पार्क में पहुंचा बाइक लेकर। वहां पर पुजारी जी भी थे, प्रतिमा भी आ गई। पुजारी जी के सामने वो धुंधली धुंधली आकृति प्रतिमा की। पुजारी जी घबरा गए थे। ये जिंदा है, ये जिंदा है, तुम्हें जल्दी से इसे ले जाकर इसके शरीर में डालना होगा, और रास्ते में भटक मत जाना, वरना तुम भी पीछे से मर सकते हो। प्रतिमा भी घबराई, ये तो बड़ा खतरा है ना, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैंने कहा पता नहीं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। उसने कहा मदद तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने कहा पता नहीं, चलो यही बचाने का तरीका है ना तुम्हें, कोई बात नहीं, बाद में बातें करेंगे ना, दोस्त तो रहोगी ना, भूल तो नहीं जाओगी। उसने कहा कभी नहीं, अगर तुमने मेरी जान ही बचाई, भूलूंगी कैसे, एहसान ही तो है ये। वहां पर पुजारी जी ने मेरे सर पर हाथ रखा था, मुझे एक झाड़ियों वाली जगह पर बिठाकर सर पर हाथ रखा और मेरी आत्मा शरीर से बाहर। तब पुजारी जी कह रहे, जल्दी जाओ, इस लड़की को पता होगा अंधेरे में कैसे कैसे ढूंढना है इसे, जल्दी जाओ। मैं पुजारी जी को कह रहा, आवाज लगाते रहना, मेरे नाम की आवाज लगाती रहना, अंश अंश, मैं यहीं पर आऊंगा, कहीं और जाने वाला नहीं मैं। पुजारी जी ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए ताकि मेरे शरीर को जिंदा रख पाए। मैं भागा प्रतिमा के साथ। वो अंधेरा, जैसे ही मैं वहां से गया, मैंने कहा ये क्या अंधेरा? उसने कहा ये भटकती आत्माओं की दुनिया है, ऐसी ही है। हम वहां अंधेरे में चलने लगे, आवाजें सुनाई देती, आवाजों की तरफ जाते, कभी कोई दुकान, कभी सो रहे लोग। रात का समय था ना, सड़कें सुनसान, बार बार अलग अलग जगह, अंधेरे को चीर कर नई जगह पर, अंधेरे को चीर कर नई जगह, छोटे छोटे हिस्से नजर आते, जैसे कोई घर जो आपस में जुड़े हैं, एक ही घर नजर आता। वहां से आगे निकलते ही दूसरे घर में नहीं पहुंचते, अंधेरे में। ऐसे करते करते ढूंढने लगे उस जगह को। जैसे पता था, प्रतिमा को पता था अस्पताल के कमरे का वो जाने का रास्ता।
जैसे मुझे वहां से ढूंढती ढूंढती आवाज़ों की पहचान से बताती रही, यहाँ से निकलना है। वापस आते समय ये जो आवाज़ है ना घंटी की, ये हमारे मोहल्ले की वो मंदिर की घंटी है, यहाँ से सीधे निकलना। पूरा तरीका बताया। अस्पताल में थे हम, उसका हाथ पकड़े हुए। खुशी हो रही थी जैसे किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसको मायके छोड़ने जा रहा हूँ, ऐसा एहसास हो रहा। भले ही ये नकली सा एहसास, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे। मैं उसे पकड़कर उसके कमरे में गया। जैसे ही उसके शरीर को मैंने देखा, उसके शरीर में आत्मा को डाला, वो जैसे चमकदार सी रोशनी मेरे हाथ में रह गई। उसका शरीर तड़पने लगा, मेरी आंखों के सामने वो तड़पने लगी और वहां जो मशीनें लगी थी बीप करने लगी। सभी बाहर दरवाजा खोलकर अंदर आए थे। 5 मिनट वहां रहा मैं। डॉक्टर जैसे बार बार उसे पकड़ रहे, इंजेक्शन लगाए जा रहे। प्रतिमा ने आंखें खोली थी। आंखें खोलते ही उसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ की थी, मेरी तरफ की थी। मुझे कहा था जाओ। मैं समझ गया वो अपने शरीर में आ गई, लेकिन मुझे जाने के लिए कह रही है। अगर दिन हो गया अंधेरे में रहूंगा और कल तक मेरा शरीर बचेगा या नहीं, मैं नहीं जानता था। भागा मैं वहां से। बाहर निकलते ही अंधेरा, वहां रास्ता नहीं मिल रहा। अंधेरे में आवाजें मुझे भयानक लग रही। समय कम था, मैं भागता रहा। जैसे ही मुझे मंदिर की घंटी सुनाई दी, मैं उस तरफ। रास्ते में मुझे प्रेत आत्माएं दिख रही, ऐसे लोग जो सड़ चुके थे, पूरी तरह से काले, कोयले की तरह, तारकोल की तरह जमीन से चिपके, कह रहे मदद करो। जैसे ये वो भटकती आत्माएं हैं जो बहुत बुरे लोग थे। वो मुझे पकड़ना चाहते, लेकिन मैं भागता गया। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं उस मोहल्ले में कुछ घर देखे लग रहे। मुझे प्रतिमा का घर भी दिखा। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, पंडित जी कहाँ है? पुजारी जी कहाँ है? पुजारी जी की वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही। मैं घूमता रहा, ऐसा लग रहा। मैं गया। मुझे मौत नजर आ रही थी। मैं चीखता हुआ, हांफता हुआ भाग रहा। पुजारी जी कहाँ है? मुझे आवाजें सुनाई देने लगी और अंधेरा ज्यादा होने लगा। धुंधला सा नजर आ रहा। सामने पुजारी जी थे, आवाजें लगा रहे, अंश समय कम है, अंश जल्दी करो अंश। मैं भागा सीधा अपने शरीर के पास। मैं सीधा शरीर में घुसा और आंखें खोली। मुझे सामने से हल्की रोशनी दिख रही। पुजारी जी मेरे सर पर हाथ रखे हुए, और मैं बोला, बस करो पुजारी जी, मैं उठ गया। पुजारी जी ने सर से हाथ उठाया और कहने लगे, बस समझो कि उठ ही गए, वरना देर करते तो उठ जाते। पुजारी जी मजाक कर रहे थे। मैंने कहा, पुजारी जी मरने लगा था मैं, मुझे लगा मैं गया। आप आवाजें जोर से नहीं लगा सकते, इतनी हल्की आवाजें हंश कर रहे, सुनाई नहीं दे रही थी मुझे, भटक गया था मैं। इस तरह मुझे बचा लिया गया था और पुजारी जी ने मेरे साथ आकर उस अस्पताल में मिलना चाहा था प्रतिमा को। प्रतिमा भी वहां ठीक, भले ही वेंटिलेटर पर थी, लेकिन पुजारी जी को मिलने नहीं दिया गया। मदद तो पुजारी जी ने भी की थी, कोई यकीन नहीं करता। मुझे मिलने जरूर दिया गया, मुझे धमकी देकर, अगर तूने ऐसी वैसी बात वहां पर की तो तुझे पीट कर निकालेंगे, ये उसके बाप ने कहा था। मैं प्रतिमा के सामने वहां बैठकर मुझे डर लग रहा, भूल तो नहीं गई होगी, कहीं ऐसा ना हो कह दे कि ये कौन। मैं सामने बैठा, उसकी बुआ एक तरफ इशारा कर रही, ये देखो अंश आया है। तभी प्रतिमा ने वो जो वेंटिलेटर वाला मास्क पहना ना, वहां से हल्की आवाज में कहा, कौन है ये लड़का? मेरी सांस ऊपर की ऊपर थी। मैंने कहा, मैं गया, अब इसके माँ बाप पकड़ेंगे, कहेंगे ये कौन। तभी थोड़ी सी हंसी और कहने लगी, डर गए अंश, तुमने मुझे बचा लिया। मेरी ये बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश थे। प्रतिमा ने पहले ही बता दिया था, उसे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, अंश की। वो आवाज़ के कारण जैसे वो उठने की कोशिश करने लगी, और माँ बाप भी थोड़ा गुस्सा तो कर रहे थे। लड़की की आवाज़ से उठ गई, हमारी आवाज़ से कोई प्यार नहीं। मुझे ज़्यादा प्रतिमा से बात करने का मौका ही नहीं मिला। परिवार वाले मुझे बाहर जाने को कह रहे, ये परिवार वालों का समय था। मैं जैसे बाहर वाला बन गया। काफ़ी बार मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता कह देते वो ज़रा बिजी है,
अब डिस्चार्ज होना है ना अस्पताल से जल्दी ही, तो पेपर वर्क चल रहा है, तुम बाद में आना, बाद में आना। 10 दिन लगा दिए। वहाँ अस्पताल से छुट्टी 3 दिन पहले हो गई थी। मुझे बताया नहीं उन्होंने। जैसे मन बैठा बैठा सा जा रहा, बहुत बुरा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जो मेरे बहुत करीब हो दूर किया जा रहा है। पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता था। घर में आकर बैठता तो वो पार्क में चला जाता, अकेला उस टेबल पर बैठा जैसे ढूंढता रहता, कोई शायद यहाँ आएगा। कोई नहीं आ रहा था। वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, अपने पाँव पर चल सकती थी, ज्यादा दूर नहीं जाती लेकिन चल तो सकती थी ना, डॉक्टर ने बताया था। मुझे मिलने के लिए वो नहीं आ रही। 15 दिन बीत गए। उसके बाद मैं खुद घर पर चला गया। बेल बजाने लगा। उसकी माँ बाहर आई थी, कह रही, अरे तुम वो अस्पताल से कहीं और गई है, वहाँ थोड़ी उसकी सर्जरी का काम चल रहा है। मैंने कहा सर्जरी चले या ऑपरेशन चले, मैं तो घर में आऊँगा, उससे मिलकर जाऊँगा। ऐसे कैसे? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब उसकी माँ ने झगड़ा किया। बुआ घर पर ही थी। बुआ मेरी तरफ की बात कर रही, देखो मौका तो मिलना चाहिए ना, 1 मिनट क्या जाएगा, ज़रा सा मिलकर चला जाएगा। इसकी आवाज़ ही सुनाई दी थी, जैसे उसके परिवार वालों को डर था कहीं वो बहक ना जाए। मैंने कहा बहकने का डर है, मरने का कोई डर नहीं। जिंदा किया है मैंने, जान का खतरा लेकर, मिलने तक नहीं देते। दोस्त थी मेरी, दोस्त को दूर थोड़े ना किया जा सकता है। लड़कर घर के अंदर गया था मैं। प्रतिमा सामने बैठी, ठीक हालत में थी, थोड़ा कम चल पाती थी लेकिन फिर भी मुझे देखकर खुश। उसने जब मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें करनी चाही, चारों तरफ से सबने घेरा हुआ, खोलकर बात करने ही नहीं दे रहे। और हम ये किसी को बता थोड़े ना सकते थे कि ये मिलने के लिए मुझे पार्क में आती थी, प्रेत आत्मा बनकर। ये बात बताई नहीं जाती, बस हालचाल पूछते रहे। सब पूछ रहे कहाँ मिले थे, कहाँ कहाँ मिला करते थे, ये कैसे कहाँ घूमती है, किस रेस्टोरेंट में जाते थे। हम दोनों की बातें नहीं मिल रही क्योंकि सब कुछ तो झूठ बोला था। बातें मिली नहीं, मुझ पर शक होने लगा। उसके बाद 1 महीना और बीत गया। उसको देख तक नहीं पाया, उससे बात तक ना हो पाई, फोन नंबर तक देने नहीं दिया था मुझे। महीने बाद मैं तो जैसे पगलाया पगलाया सा फिर रहा था। मायूसी चेहरे पर थी, पढ़ने में मन नहीं लगता। दोस्त कहते तू अकेला क्यों रहता है, क्या बताता उन्हें। पागलपन था मेरे चेहरे पर नजर आ रहा। उन्हें लग रहा तू किसी लड़की के चक्कर में है। मैं उन्हें क्या बताता, प्रेत आत्मा के चक्कर में था। अब लड़की से तो मिल ही नहीं पा रहा। 1 महीना बीत गया था, मेरी हालत बहुत खराब। लेकिन सुबह कॉलेज जाने के लिए जब मैं 9 बजे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था, सामने प्रतिमा खड़ी, कह रही, मिलने भी नहीं आए, फ़ोन नंबर भी नहीं दिया, एकदम से गायब हो गए। 2 रातों से मैं पार्क में जा रही हूँ, तुम आ ही नहीं रहे। मैंने कहा वो तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। तुम्हारे परिवार वाले मिलने नहीं देते, घर में घुसने नहीं देते। तुम्हारे चाचा का लड़का तो पीटने की बात कर रहा था। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था लेकिन हम मौका ही नहीं मिल रहा। वो मेरे कमरे में आई, चारों तरफ बिखरे कपड़े देखे, मैंने थोड़े से साइड में कर दिए, बैठने की जगह बनाई। अब ऐसे ही रहता था मैं। बैठकर उससे बहुत बातें की, बहुत पुरानी बातें, वो आत्माओं वाली बातें। उसने मेरे किस्से और सुने। उससे बातें करनी अच्छी लग रही थी। काफ़ी समय बातें करने के बाद फिर वो मुझे पूछ रही, कॉलेज जाने का समय हो गया है, देर हो रही होगी। मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज कॉलेज छुट्टी हो सकती है, करता रहता हूँ मैं, बंक मारता हूँ, बहुत छुट्टियाँ करता हूँ। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, तो तुम कॉलेज जाओ, तो फिर हम किसी दिन मिलेंगे अगर मौका मिला। मैंने कहा मौका तुम्हारे घर वाले आने देंगे? उसने कहा नहीं, झगड़ा हुआ काफ़ी, बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तुमने कहा था ना बॉयफ्रेंड, तो उन्होंने कहा बॉयफ्रेंड वाला कोई चक्कर नहीं चाहिए, अब सीधा कॉलेज जाया करोगी, घर आया करोगी, किसी से मिलना नहीं है। मैं मायूसी से उसकी तरफ देख रहा। इसका मतलब अब वो पार्क में नहीं मिलोगी? उसने कहा नहीं, रात को तो बाहर निकलने नहीं देंगे। मैंने कहा फ़ोन नंबर तो दोगी? उसने कहा मुझे फ़ोन नहीं दिया परिवार वालों ने। उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा जैसे बस दूर जा रही थी वो। उस समय जब वो मेरे उस कमरे से बाहर निकली थी ना, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे मेरे। बस मायूसी,
जो आखिरी उम्मीद थी जैसे वो तोड़कर जा रही। बाहर जाते वक्त कह रही, तो फिर मिलते हैं दोबारा। मैंने भी मायूसी में सर हिलाया, हाँ कभी मौका मिले तो। और थोड़ा दूर निकलकर कहने लगी, कल मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब कॉलेज चलकर नहीं जाऊंगी, ऑटो में जाना भी मुझे पसंद नहीं है, स्कूटी मेरी खराब हो चुकी है, तो सुबह कॉलेज छोड़ दोगे मुझे? मैंने छलांग लगाकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने कहा, तो तैयार रहना, समझ लो ड्यूटी ही तुम्हारी, सुबह कॉलेज छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी और वापस लेकर आना भी तुम्हारी ही। इस तरह से बातें भी हो जाएंगी, मिल लिया करेंगे और मेरे कॉलेज में दोस्तों से भी मिला दूंगी। काफ़ी चर्चे चल रहे हैं हमारे, अब बातें फैल ही गई हैं तो क्या कर सकते हैं। एकदम से वो कुचली गई उम्मीदें फिर से फूल कर ऊपर की तरफ उठने लगी थी। मैं खुश और उसकी मुस्कुराहट बयां कर रही थी जैसे बात अभी बिगड़ी नहीं है, बन गई है। वो दिन मैं कॉलेज नहीं गया, अपने कमरे में उल्टी छलांगे लगाई थी मैंने, दीवारों से सर मार मार के अपनी खुशी जाहिर कर रहा, बता भी नहीं पा रहा, किसको बताता। वो खुशी संभाले नहीं गई। ये मेरी जिंदगी का वो मोड़ था जो मेरी जिंदगी बदल गया। आज भी मैं भूतों प्रेतों से नहीं डरता, मैं हर रोज कॉलेज जाता हूँ, अकेला बिल्कुल नहीं, प्रतिमा के साथ। 2 साल बीत गए हैं, सिर्फ दोस्त ही नहीं रही, अब वो जो चर्चे थे हमारे वो सच्चे चर्चे बन गए। इस तरह मेरी जिंदगी बदली। मैंने ये कारनामा करके दिखाया जो शायद किसी के लिए डरावना एहसास हो सकता है, मेरी जिंदगी बदलने वाला रहा। कहते हैं ना, खतरे के आगे ही जीत होती है। मैंने वो खतरा उठाया और मैं जैसे अपनी जिंदगी में जो पाना चाहता था पा गया। आप मेरी इस अजीब सी भूतिया प्रेम कहानी को क्या कहना चाहोगे? आप सच बताइए। अगर डर के मामले में नंबर दोगे तो 10 में कितना दोगे? अगर प्यार के मामले में नंबर दोगे तो 10 में से कितने दोगे? कमेंट्स में अपने नंबर जरूर दीजिएगा। मैं भी तो जानूं ये भूतिया प्रेम कहानी डराती है, हंसाती है, गुदगुदाती है या एक अच्छा अनुभव देती है। आप